हेलो गाइज, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी एजुकेटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं एसके झा सर द्वारा जो संचालित मैथ की प्रैक्टिस सेट है, जिनके लेखक हैं आर.के. सिंह, उनका प्रैक्टिस सेट 2। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1 मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पर बोल रहा है, देखिए एवरेज से क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक बल्लेबाज की 16 पारियों का एक निश्चित औसत है, ठीक है, कुछ रहा होगा, और 17वीं पारी में वह 85 रन बनाता है, जिससे उसके औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। तो 17वीं पारियों का औसत क्या होगा? देखिए एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज बराबर होता है टोटल रन बटा में टोटल पारी, ठीक है। ये होता है बल्लेबाज के कंडीशन में। तो यहाँ पर बल्लेबाज का ही दिया ही है, तो मान लीजिए कि निश्चित औसत मतलब औसत यक्स रहा होगा 16 पारियों में, तो 16 पारियों में औसत एक्स है, तो टोटल रन कितना हो जाएगा? पारी 16 है तो 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर टोटल रन आ गया 16x। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, आराम आराम से समझिए, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि 17वीं पारी में 85 रन बनाता है, जिससे उसके औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। तो 17वीं पारी में उसके औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है, कहने का मतलब ये हुआ कि औसत 3 की वृद्धि हो गया, तो टोटल रन कितना हो जाएगा? पारी 17 खेल दिया तो 17 से मल्टीप्लाई कर दो, और बोल रहा है कि 85 रन बनाता है तब ऐसा होता है। तो पहली पारी में, अरे 16वीं पारी में अगर 85 रन जोड़ दोगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए मेरे दोस्त, बेसिक है, लेकिन आप अगर कंसेप्ट समझते हो तो इसको आप 30 सेकेंड या 15-20 सेकेंड के आसपास में कर सकते हो, ठीक है। इतना लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है कि एवरेज बराबर क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 16x प्लस 85 बराबर x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 17, आप तो आपका क्वेश्चन बन गया। तो ये हो जाएगा 16x प्लस 85 बराबर 17x प्लस 51, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 85 में से 51 गया, आपका हो गया 34। तो अब यहाँ से पूछ रहा है कि 17वीं पारी का औसत, तो 17वीं पारी में औसत 3 रन बढ़ गया है ना, औसत में 3 की वृद्धि, तो x प्लस 3 का वैल्यू पूछा है, तो 34 प्लस 3 यानी कि 37। एक बार और समझ लीजिए क्वेश्चन को। बोल रहा है कि 16 पारियों का एक निश्चित औसत है, हमने मान लिया कि औसत x है, ठीक है। तो टोटल रन यहाँ से निकाल लिए 16x। अब बोल रहा है कि 17वीं पारी में वह 85 रन बनाता है, जिससे उसके औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। तो 17वीं पारी तक अगर टोटल रन देखा जाए तो औसत यहाँ पर x प्लस 3 और 17 से मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल रन। ये कब ऐसा हुआ? जब 85 रन बनाया तब। तो 16वीं पारी में हमने 16 पारियों तक जितना उसका रन था उसमें 85 मैंने ऐड कर दिया, दोनों इक्वेशन बराबर हो गया, तो आपका आंसर आ गया 37, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है कि एक आयत जिसका आयाम 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। देखिए आयत की यहाँ पर भुजा दिया है, तो उससे 4 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगा और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई हो जाएगा, और बोल रहा है कि उसे एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए मोड़ा जाता है। इस प्रकार से बनी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ पर इसको मोड़ के समबाहु त्रिभुज बना दिया, तो समबाहु त्रिभुज का भी कुछ भुजा रहा होगा, एक्स 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 मान लिए, ठीक है। तो अगर हम आयत को ही मोड़कर समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं तो उसका परिमाप तो समान ही होगा। अरे मेरे दोस्त, ये बाउंड्री अगर इसी को मोड़कर हम बना रहे हैं और इसी को परिमाप बोलते हैं तो परिमाप तो बराबर रहेगा, तो बराबर कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी यानी 4 2 6, तो ये हो गया 12, और ये समबाहु त्रिभुज है तो एक्स प्लस एक्स यानी 3x, इसका परिमाप ये हो गया। तो x बराबर यहाँ से आ गया 4, ठीक है। यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तीनों बराबर होता है। तो अब आप सूत्र जानते हैं इसके क्षेत्रफल का कि √3/4 भुजा स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, आपका आंसर कितना आ गया? 4√3 cm स्क्वायर, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 3।
बोल रहा है कि 8,000 की राशि में 2 वर्षों के बाद कितनी बढ़ोतरी होगी यदि प्रति वर्ष लगभग 5% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज लागू किया जाता है। देखिए, एक तो सिंपल मेथड हुआ कि आप 5% 2 बार करेंगे तो 10.25% होगा और P का 10.25% आप कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। या फिर इसको हम बेसिक से भी निकाल सकते हैं और बेसिक सबसे बेस्ट और लॉजिकल मेथड है। जैसे देखिए, यहाँ पर 8,000 है तो पहला वर्ष में 5% मिलेगा, तो 8,000 का 5% कितना हो जाएगा, 0 से 0 डबल 0 कैंसिल, 8 5 400। ठीक है, तो ये भी दूसरा वर्ष में भी 400 मिलेगा। ये पहला वर्ष का हुआ, ये दूसरा वर्ष का हुआ। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, तो दूसरा वर्ष में जैसे ही इंटर करेंगे तो पहला वर्ष में जितना यहाँ पर ब्याज मिला था उस पर भी 5% मिलेगा, तो 400 पर 5%। तो 400 पर 5% कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 5 के 20, डबल 0 से डबल 0 कैंसिल, यानी परसेंटेज से डबल 0 कैंसिल, तो ये हो गया 20। तो अब टोटल चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना आ गया, 400 प्लस 400 प्लस 20 यानी 820। बट यहाँ पर पूछ क्या रहा है, 820 तो आंसर दिया नहीं है, तो बोला है कितनी बढ़ोतरी होगी, यानी कि 8,000 में कितनी बढ़ोतरी होगी, उसका मिश्रधन पूछ रहा है। तो राशि कितना था 8,000 और 8,000 में 820 रुपया बढ़ोतरी हो गया, तो टोटल कितना हो गया 8,000 और 8,000 में आप 820 रुपया ऐड कर लो तो आपका हो जाएगा 8820 रुपया। ठीक है, एकदम आराम से समझिए, कोई हड़बड़ी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि एक द्विघातीय समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0 के 2 मूल हैं यहाँ पर, और हैं, क्या लैंग्वेज लिखा, और हैं और इनके वर्ग मूलों नहीं मूलों के वर्गों का योग। ठीक है, मूलों के वर्गों का योग यहाँ पर होगा, थोड़ा सा यहाँ पर लैंग्वेज मिसफिल्ड है। ठीक है, तो वर्गों का योग मतलब क्या पूछा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही तो आपसे पूछा है, तो बस आप निकाल लीजिए। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अरे मूलों का योग होता है -b/a, तो माइनस माइनस प्लस 5/6 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, तो c कितना है 1 और बट्टे में 6, और इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो मान पुट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा है 5/6 का स्क्वायर हो जाएगा 25/36 और -2 मल्टीप्लाई बाई 1/6, तो ये हो जाएगा 1/3। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 36 यानी 25 माइनस 3 से 12 बार में 25 माइनस 12/36 यानी 13/36 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज आपको मिस किया था, इसके वर्ग मूलों दे दिया था, जबकि यहाँ पर पूछना चाहिए इसके वर्गों का योग। ठीक है, यहाँ पर ऐसे इसके वर्गों का योग। आइए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पूरा लंबा चौड़ा दिख रहा है, लेकिन इसमें आपको डरना नहीं है। बोला है कि एक व्यक्ति इतना 1,000 रुपये को, रुपया नहीं लाख में होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3,70,000 रुपये को 3 अलग अलग हिस्सों में 3 बैंकों में जमा करता है, जिन पर उसे क्रमशः 4%, 5%, 6% का ब्याज मिलता है, ब्याज दिया है। वर्ष के अंत में सभी बैंकों द्वारा प्राप्त ब्याज समान था। यहाँ पर देखिए हिंट दिया है, ब्याज समान दिया है, तो तीनों बैंकों में कितनी राशि जमा किए गए थे। देखिए मान लीजिए कि P1 राशि है, पहला बैंक में P1 जमा किया तो ब्याज कितना होगा, P1 का 4%। ठीक है, इसको बराबर दिया है P2, मान लीजिए दूसरे बैंक में था तो P2 का 5%, बराबर दिया है P2 का 6%। ठीक है, तो यहाँ से हम P1, P2, P3 का रेशियो लिखना चाहें, P1, P2 और P3, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो इसका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना हो गया, 5 चौके 20, 30, 60, 60 से काम बनेगा, 60 से शायद काम बन जाएगा, यहाँ पर 25 नहीं, P2 का 5%। ठीक है, 60 से काम बन जाएगा, तो 4 से 15 बार में और 5 से 12 बार में और 6 से 10 बार में, ये आपका रेशियो आ गया। जबकि यहाँ पर P1, P2, P3 तीनों का वैल्यू दिया है 3,70,000, तो पूछ रहा है कि तीनों का अलग अलग बताइए। तो पहले P1 का बात कर लेते हैं, तो P1 का होगा 15 टोटल में,
15 भाग टोटल कितना है, 15 10 25 और 12, तो 25 12 आपका हो जाएगा 37 और मल्टीप्लाई बाई 3,70,000। ठीक है, 1 2 3 4, तो ये 37 से 37 कट जाएगा, यानी 1 2 3 4 शून्य, तो 15 पर आप 4 शून्य बैठा लीजिए, 1 2 3 4, तो P1 इतना आ गया। तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ बी ही में है। अगर दूसरे में भी कॉमन रहता तो हम और निकालते, लेकिन कॉमन है ये नहीं है, तो एक का हो जाएगा 15 वाला, एक का हो जाएगा 12 वाला और एक का हो जाएगा 1 वाला आंसर। ठीक है, आपको थोड़ा सा लॉजिक सोचना है कि यहाँ पर P1 P2 P3 निकालने की क्या जरूरत है, जब P1 बराबर 15 1,50,000 शायद एक ही में ऑप्शन है। अरे दो गो में कॉमन होगा तब ना आप निकालते, लेकिन एक ही में है तो क्यों निकालें। ठीक है, आप आंसर डायरेक्ट मार दीजिए बी। आइए क्वेश्चन नंबर 6, बोला है कि यदि 0.41 का साधारण भिन्न, यहाँ पर क्या दिया है 441 बटे में 9999 टाइम्स है के द्वारा दी जाती है, तो n का मान। अच्छा, यहां से सिर्फ निकालना है, ये सिर्फ फालतू में दे दिया। ठीक है, यानी आपको बार हटाना है यहाँ पर, तो 99 बैठा देंगे और यही आपसे पूछ रहा है कि n का मान क्या होना चाहिए, तो n का मान कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 2 बार 9 है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 2 आंसर। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7, बोला एक कुर्सी को 840 रुपये में बेचने पर एक विक्रेता को 16% की हानि होती है। ठीक है, और इसे 924 रुपये में बेचने पर उसे कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। देखिए 16% की हानि होती है कब, जब 840 रुपया में बेचता है तब। देखिए 840 रुपया इसका SP दिया है, तो हमें आना है CP पर। ठीक है, CP पर, तो 840 में आप उल्टा से गुणा कर दीजिए, 16% हानि मतलब 84%, तो 100/84% कर दीजिए, 100/84 कर दीजिए, उल्टा कर देंगे तो आपका CP पर चले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 100 1000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार। अब ये इसको बोल रहा है CP, बोल रहा है कि अब हानि होती है और इसे 924 रुपया में बेच रहा है, यानी कि CP अब ये हो गया, अब SP आ गया 924 रुपया। तो अब इस पर पूछ रहा है कितना लाभ है हानि हुआ, तो इस पर तो हानि ही होगा, तो लाभ वाला तो ऑप्शन पहले काटिए, लाभ लाभ कैंसिल, कितना हानि होगा 924 7600, यानी 76 बटे में 1000 और मल्टीप्लाई बाई 100, तो 00 से 00 कैंसिल, 7.6 आपका आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, लॉस 7.6% कि यहाँ पर मैंने उल्टा कैसे कर दिया। देखिए अगर हमें यहाँ पर दिया होता कि 880 रुपया में बेचने पर विक्रेता को 16% की हानि होती है, यानी 16% का हानि होता है, मतलब 84% का एक वैल्यू दिया है, 84% का वैल्यू 840, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 840 बटे में 84, तो इसलिए 100% का अगर वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 840 बटे में 84 मल्टीप्लाई बाई 100, यही तो हम किए हैं। देखिए तो यहाँ पर अरे यही बात लिखे हैं, तो इसको आपको लॉजिकली सोच लेना है कि आप SP से CP पर जा रहे हैं, हानि हो रहा है तो पलट कर गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 100/84 कर देंगे, यही बात। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7, 2-3 क्वेश्चन इस टाइप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, बोला है एक बुक सेल्फ पर प्रबंधन की 3 पुस्तक, प्रबंधन की 3 पुस्तक है, मान लो 3, और दर्शन शास्त्र की 2, ठीक है भाई, चिकित्सा की 3, ठीक है, और मनोविज्ञान की 1 पुस्तक। अलग अलग कितनी तरह से पुस्तकों को इस क्रम में लगाया जा सकता है कि प्रत्येक पुस्तक एक साथ रहेगी। ठीक है, तो इसको मान रहा है 1 यूनिट, ये तीनों को मान रहा है 1 यूनिट, ये तो 1 यूनिट है, ये है, इसको मान रहा है 2 यूनिट, तो कितना यूनिट होगा टोटल 1 2 3 4, तो इसको सजाएंगे फैक्टोरियल 4 तरीका से। ठीक है, फैक्टोरियल 4, लेकिन ये तो भी अपने में आपस अदली बदली कर सकता है, 3 गो है तो इसको सजाएंगे फैक्टोरियल 3 से। ठीक है, और ये भी अपने आप में अदली बदली कर सकता है, तो इसको भी सजा देंगे फैक्टोरियल 3 से। और ये 2 गो है तो ये भी इस साइड हो सकता है, लेफ्ट रहेगा तो राइट हो जाएगा, राइट रहेगा तो लेफ्ट हो जाएगा एक ठो, तो इसको सजाएंगे फैक्टोरियल 200। ये गो है, एक ठो है तो कुछ करेगा नहीं। ठीक है, तो अब आपका आंसर लिखना हो गया, तो आंसर लिखिए। 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 3 का वैल्यू हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 दूना 6, ये कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12 दूना के 24, तो 12 दूना के 24,
ठीक है, तो आप गुणा कर लीजिए। ये कितना हो जा रहा है, 6 दूना के 12, 6 दूना के 12 और 12, 12 का क्यूब हो जा रहा है मेरे दोस्त, और 12 का क्यूब आपको याद होना चाहिए कि 1728 होता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल लॉजिक, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर देखिए 6 दूना के 12 हो रहा है, 6 दूना के 12 और 12, तो 12 का पावर 3 आ जा रहा है, तो 12 के पावर 3 का वैल्यू होता है 1728। इसमें क्या करना है, आइए क्वेश्चन नंबर 9। बोला है कि नेहा ने 30% छूट पर 1300 में एक पुस्तक खरीदी। ठीक है, 1300 में एक पुस्तक खरीद रही है और इसे 30% के लाभ पर बेच दिया, उसने कितना कमाया। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने आंसर देखा तो कुछ गड़बड़ी देखा, उसमें 390 दिया है। जब ये 30% की छूट पर खरीद रही है तो 17% का वैल्यू दिया है। ठीक है, अगर 70% का वैल्यू दिया है 1300, ठीक है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1300 बट्टे में 70 मल्टीप्लाई बाई 100, और इस पर अब 30% का लाभ कमा रही है, तो 30 बट्टे में 100। तो इस अनुसार आपका ए आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये भी गड़बड़ है क्या, आंसर तो मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसी लॉजिक से बनाइए जो ये लॉजिक बनाया है। क्वेश्चन हालांकि गड़बड़ है मेरे हिसाब से। बोला है कि नेहा ने 30% की छूट पर इतना रुपए में एक पुस्तक खरीदी है, तो इसी को मान लिया है सीपी। ठीक है, 1300 में एक पुस्तक खरीदी है और इसे 30% लाभ पर बेची है, तो ये तो कोई बना देगा कि 1300 की पुस्तक है और 30% लाभ कमा रही है, तो उसने कितना कमाया, 30% कमाएगी जितना लाभ होगा, तो इसका 30% निकाल देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 13 या 39 यानी 390 रुपया। लेकिन अगर इस लॉजिक से सोचा जाएगा कि 30% छूट पर खरीदी, तो यानी कि 30% माइनस में से 30% प्लस कर दी, यानी इसको 30% माइनस में से 30% प्लस कर दी, यानी माइनस से प्लस की ओर चल गई, तो 60% का लाभ हो गया। तो 1300 का 60% इस प्रकार भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर 13 छः के 78, 780 रुपया आ रहा है, लेकिन आंसर दिया था 390 रुपया। मेरे हिसाब से 780 रुपया होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि नेहा ने 30% छूट पर इतना रुपये में एक पुस्तक खरीदी, तो 30% छूट पर माइनस 30 से प्लस 30 जा रही है, तो 60% का इसको लाभ हुआ, तो 780 रुपया होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और ये विवादित क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बोला है एक कॉलेज में 3 समूह G1, G2, G3 में छात्रों की संख्या 20, 40, 60 है। ठीक है भाई, 20 है, 40 है, 60 है। समूह G1, G2, G3 द्वारा प्राप्त किए गए औसत 50, 60, 70% है। इसमें 50%, इसमें 60% और इसमें 70%। तो पूछ रहा है कॉलेज के सभी छात्रों का औसत। तो सभी छात्र कितना हुए, यहाँ पर 0 0 कैंसिल कर लो ना यार, 4 2 6 6 12। ठीक है, तो 12 का औसत आपसे पूछ रहा है, तो किसी एक को मान करके मेंटेन कर लो। मान लो कि 50 है एक्स का वैल्यू। ठीक है, तो इसको मेंटेन करो, तो 50 से कितना ज़्यादा है, 10, और यहाँ पर 4 छात्र है। ठीक है, तो 50 से 10 ज़्यादा और 10 चौके 40, और 50 से 70 कितना ज़्यादा, 20, और 20 छके 120। ठीक है, और टोटल में बांट दो इसको, 12 हुआ है तो 12 में बांट दो। मैं कंप्लीट आपको एवरेज का एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ लाइव, लेकिन मेरे पास 1 के सब्सक्राइबर नहीं है। अगर आप लोग जल्दी कंप्लीट करवा देते हो तो मैं एवरेज के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं लॉजिकली, उनको मैं क्वेश्चन को डील कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा जल्दी से 1 के सब्सक्राइबर करवाओ, ताकि मैं लाइव आ सकूँ और आपके साथ इन सब बातों को शेयर कर सकूँ और आपको मैथ अच्छे से सिखा सकूँ। ठीक है, तो 160/12 हो जाएगा, 160/12 यानी 50 प्लस 160/12 यानी 4 से 40, 4 से 3, 40/3 यानी 13.3, तो 50 और 13, 50, 10, 60, 63.33। तो आपका लगभग में आंसर हो जाएगा 63%। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11। बोला है समीकरण इतना इतना का कोई हल संभव नहीं होता के का मान। तो कोई हल संभव नहीं कब नहीं होगा, जब A1 बराबर A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 रहेगा, तो इसका होता है कोई हल नहीं। ठीक है, तो बना लो। A1 कितना है, 14/21 A2 बराबर B1 कितना है, 8, और B2 कितना है, -K, और C1 C2 लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आंसर आप लोग देख रहे हो कि ऑप्शन नॉट इक्वल टू में नहीं दिया है, डायरेक्ट दिया है बराबर में, तो बराबर में आंसर कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूना के 14, 7 तिया 21, तो 8 के 24/2 यानी कि -12। के बराबर क्या आ जाएगा,
-12, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है 2 स्टेशनों के बीच की कुल दूरी 390 किलोमीटर है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस 390 है। एक ट्रेन इस दूरी को 182 किलोमीटर 56 किलोमीटर पर आवर की गति से और 108 किलोमीटर 72 किलोमीटर पर आवर की गति से और शेष दूरी को 1/4 घंटा यानी 4 एकम 4 एक 5/4 आवर में पूरा किया जाता है। तो पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत गति, तो ट्रेन की औसत गति क्या होगी? टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से भाग दे दो, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर 390 है। ठीक है, आराम आराम से समझो। और इसके लिए टाइम क्या हो जाएगा? 182/56, 182/56 और दूसरे की गति है 108 और 72 किलोमीटर पर घंटा से जा रही है। अच्छा, 72 किलोमीटर पर घंटा गति है, 108 किलोमीटर है, तो दूरी बाई चाल, समय निकाल रहे हैं, तो हो गया दूरी, हो गया चाल। और इसके लिए समय तो दिया ही है 5/4, बस आपका आंसर आ गया। इसको कटा लीजिए, जल्दी से आपको कटाना आना चाहिए। ये कितना से जा रहा है? 36। अच्छा, 36 दूना 72, 36 तिया 108 और ये जा रहा है आपको 8 से, 8 दूना 16, 22 नहीं जाएगा, 7 8 56, 7 दूना के 14, 14 4 7 6 42 जा रहा है, 7 8 56 और 7 दूना के 14, 7 6 42, इसको कटा लीजिए 13/4। तो ऐड कर लो अब, तो कितना हो जाएगा? 390 बट्टे में ये हो जाएगा एलसीएम 4 और ये हो गया 13, 2 दूना के 4 तो 3 दूना के 6, सिंपली बट्टे पर का जोड़ बना रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 5, तो 4 चला जाएगा ऊपर, तो 390 बट्टे में 4, अच्छा 4 चला जाएगा ऊपर, 13 6 19 और 5 24। ठीक है, तो 4 6 के 24 और 6 से 6 6 के 36, 3 39, 6 5 30, 65 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको कटाने आना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है टास्क की गड्डी में फेस कार्ड निकालने की संभावना। तो फेस कार्ड कितने होते हैं? अरे मेरे दोस्त, 4 गुलाम होता है, 4 बेगम होती है और 4 बादशाह होता है, यही तो फेस कार्ड होता है। टोटल कितना हुआ? 12। और टोटल कार्ड कितना होता है? 52 पत्ती होता है ताश में। ठीक है, तो 12/52 यानी 4 तिहाई 12 और 4 से 13 बार में, तो 3/13 आ गया। ऑप्शन नंबर सी, इसमें क्या करना है? आइए क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि 2 कारें सड़क के विपरीत सिरों से शुरू होती है और 24 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एक दूसरे की ओर यात्रा करती है। ठीक है, तो जब भी एक दूसरे की ओर कहेगा तो उसका वेलोसिटी जो है यानी चाल जो है जुड़ जाएगा। इधर से जा रही है, इधर से जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो चाल जुड़ जाएगा। तो 24 + 30 कितना हो जाएगा? 54। और बोल रहा है कि कारों की शुरुआती स्थिति के बीच की दूरी 86 है, इसके बीच की दूरी 86.4 है और चाल 54 है। तो जब दोनों कारें एक दूसरे से मिलेगी तो अनुमानित समय, तो भागा दे दो, तो 54 दूना के 108, 2 से कम होगा, ये तो ज़्यादा है, ज़्यादा है, ज़्यादा है, 2 से कम एक ही ऑप्शन है 1.6। इसमें क्या करना है? आइए क्वेश्चन नंबर 15 बोला है कि खड़े पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई की 1/3 है। देखिए यहाँ पर एक पेड़ है, ये ऊंचाई, अच्छा पेड़ की छाया, अच्छा पेड़ की ये ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई है तो उसका ये छाया बनेगा और छाया को बोल रहा है कि उसके ऊंचाई की 1/3 है, तो छाया 1 हो जाएगा और पेड़ की ऊंचाई 3 हो जाएगी, √3। तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा? अरे यहाँ पर थीटा ले लिया जाए तो लंब बटे में आधार यानी tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/1, लंब बटे में आधार सेटिस्फाई कर गया तो आपका आंसर हो जाएगा tan 60 डिग्री यानी 60 डिग्री। ठीक है, थीटा बराबर 60 डिग्री। यहाँ पर समझिए ना, पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई की 1/3 है, तो ऊंचाई की 1/√3 है तो छाया 1 हो जाएगा और पेड़ की ऊंचाई √3 हो जाएगी। और यहाँ से हमने tan थीटा देख लिया, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/1, तो यहाँ पर सेटिस्फाई है, तो आपका थीटा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 बोला है कि एक शंक्वाकार तंबू शंक्वाकार यानी क्यूबिक टाइप का है, ऐसे है। ठीक है, 22 व्यक्तियों को रहने का स्थान देता है, 22 व्यक्तियों को स्थान देता है सिर्फ, प्रत्येक व्यक्ति 4 मीटर
वर्ग मीटर का स्थान छेदता है और जमीन पर चाहिए, तो जमीन पर चाहिए तो इसी एरिया में लेगा, अरे नीचे ही तो उसको चाहिए। तो अगर देखा जाए एक व्यक्ति के लिए एरिया तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे चाहिए तो ये वृत्ताकार होता है, तो पाई आर स्क्वायर दिया है 4 वर्ग मीटर एक के लिए, तो 2200 के लिए देख लो तो 4 मल्टीप्लाई बाई 22, ठीक है। यहां से तो पाई आर स्क्वायर आ गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अब आगे पढ़िए, स्थान चाहिए तथा सांसों लेना है उन लोगों को, ठीक है। सांस लेने के लिए 40 घन मीटर हवा चाहिए, तो शंकु की ऊंचाई, तो एक के लिए हवा कितना चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एक के लिए हवा चाहिए 40 घन मीटर, तो टोटल कितना व्यक्ति है, 22 है, तो 22 से गुणा कर दो, ठीक है। अब यहाँ से एच निकल जाएगा क्योंकि पाई आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर दिया है 4 × 22, तो 1/3 4 × 22 × एच बराबर 40 × 22, एच आ जाएगा, अरे 22 से 22 कैंसिल, 4 दहा में 40 और 3 दहा में 30, एच बराबर क्या आ गया 30 मीटर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी अच्छा क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 17, बोला है कि यदि 0 1 2 3 डॉट डॉट 9 का मानक विचलन k है तो 10 11 12 13 डॉट डॉट 19 का मानक विचलन क्या होगा, ठीक है। देखिए अच्छा क्वेश्चन, मानक विचलन बराबर क्या होता है, मानक विचलन बराबर होता है आपको √ सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार बट्टे में n, ठीक है। एक्स आई का क्या है, यहाँ पर आप लोग नहीं जानते होंगे तो मैं लिख दे रहा हूँ, एक्स आई क्या है भाई, नंबर है या फिर जो डाटा दिया रहता है वो डाटा है, और एक्स बार क्या है, मीन है, यानी कि उसका माध्यक है, और n का है नंबर ऑफ डाटा है, डाटा की संख्या, नंबर ऑफ डाटा, और सिग्मा रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल के योग को, ठीक है। इसका स्क्वायर भी होता है, ठीक है, यहाँ पर मैं भूल गया स्क्वायर, ठीक है। एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बट्टे में n, तो अब निकालना रह गया सबसे पहले तो मीन, तो 0 से लेके 9 तक है, तो पहले 0 को हटाइए ना, 9 तक में 10 संख्या, तो n बराबर तो आपका आ गया 10, और 9 तक का योग कितना होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n × n + 1 बट्टे में 2, तो n कितना हो जाएगा, n × n + 1 बट्टे में 2, यानी 9 × 10 बट्टे में 2, यानी 5 × 9 45, तो यहाँ पर माध्यक निकालना रह गया मीन, तो मीन कितना हो जाएगा, मीन हो जाएगा आपको 45 बट्टे में 10, टोटल संख्या 10 है क्योंकि यहाँ पर 0 भी इंक्लूड है, तो 45 बट्टे में 10 यानी 4.5, ठीक है। अब सब कुछ तो आ गया, अब निकालिए, तो मानक विचलन √ सिग्मा एक्स आई निकालना रह गया। अच्छा एक्स आई डाटा है, तो 0 माइनस मीन का कितना दिया है 4.5, तो 0 माइनस 4.5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना डाटा है 1 माइनस 4.5 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 9 माइनस 4.5 का होल स्क्वायर तक जाएगा, और बट्टे में जाएगा आपको n बराबर 10। अगर एक k दिया है तो एक चीज़ और समझिए, अब यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, आप चाहो तो इसे 7-8 मिनट लेकर भी बना सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसका देखिए 10 11 12 13 19 तक का डॉट डॉट 10 से लेके 19 तक का योग कितना हो जाएगा, तो योग आपको हो जाएगा, ये देखिए लगातार है 10 से 11 तक है, लेकिन प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n × n + 1, अगर बीच में से कहीं से उठाकर सीरीज चालू कर दिया जाए तो उसका होता है b + a × b - a + 1 बट्टे में 2, तो b कितना हो जाएगा, b लास्ट वाला यानी 19 10 29 मल्टीप्लाई बाई b - a, तो 19 में से 10 गया 9 और +1 10 बट्टे में 2, तो 2 5 10, ये कितना हो गया 29 5 145 योग हो गया, तो मीन कितना हो जाएगा, टोटल संख्या यहाँ पर भी 10 है, अरे 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 संख्या है, तो मीन बराबर हो जाएगा 145 बट्टे में 10 यानी 14.5, ठीक है।
तो इसके लिए अब निकालिए मानक विचलन। मानक विचलन तो ये हो जाएगा रूट अंडर सिग्मा, डाटा कितना पहला है, पहला 10 है, 10 माइनस 14.5 का स्क्वायर प्लस दूसरा कितना है 11 माइनस 14.5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 19 माइनस 14.5 का स्क्वायर बट्टे में 10। तो मेरे दोस्त एक चीज़ आपको यहाँ से कॉमन आ गया कि दोनों में डिफरेंट जो है वहीं आ रहा है, यानी 0 में से 4.5 करेंगे तो 3.5 हो जाएगा और 3.5 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, अरे माइनस में होगा तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर 10 में से माइनस 14.5 करोगे तो माइनस 3.5 हो जाएगा। अच्छा 4.5 आ रहा है का, तो इसमें 0 में से करोगे तो 4.5 आएगा, इसमें फिर से करोगे तो 4.5 आएगा। समझो 0 में से माइनस 4.5 करोगे तो 4.5 रह जाएगा, स्क्वायर करोगे तो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसी प्रकार 10 में से 14.5 करोगे तो 4.5 माइनस में आएगा, स्क्वायर करोगे तो प्लस में हो जाएगा। अगर यहाँ पर 1 माइनस 4.5 करोगे तो 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी माइनस में रहेगा तो प्लस से हो जाएगा। उसी प्रकार 11 में से 14.5 करोगे तो 3.5 हो जाएगा माइनस में, और उसका स्क्वायर करोगे तो प्लस में हो जाएगा, जितना भी आए। तो यहाँ पर जितना डाटा इसमें आ रहा है वहीं इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका अगर मानक विचलन के दिया है इस डाटा का, तो इतने वाला डाटा का पूछ रहा है कि 10 से लेकर 19 तक का मानक विचलन क्या होगा, तो वो भी के ही होगा। अरे नहीं विश्वास है तो पूरा निकाल कर देख लेना, आपको सब कुछ तो बता ही दिया गया है, लेकिन आप लोग पूरा निकालने लगोगे तो 7-8 मिनट से कम नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको समझा दिया, आपको क्लियर होना चाहिए ये सब, ठीक है, कि यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है कि इतना का मानक विचलन क्या है तो इतना का मानक विचलन क्या होगा, तो ये भी के ही होगा। आप लोग 2 बार जरूर इस वीडियो को देख करके इसे समझिएगा और पूरा निकाल कर भी एक बार देखिएगा कि क्या सच में सेम आ रहा है। तो हाँ, सच में सेम आएगा, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंट तो वहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपका वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि 2 प्रकार का साधारण नमक जिसका दर 7.2 है और 4.4 रुपया प्रति केजी है, इसको किस अनुपात में मिश्रित किया जाए ताकि 6.3 की दर से बेचने पर 16 + 3 बट्टे में 2, और अच्छा 16 + 2 बट्टे में 3, यानी इसका मतलब क्या हो गया 16 3 48, यानी 2 50 बट्टे में 3% का लाभ हो। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको कराया था ए वाला, ए नहीं, यहाँ पर कि यहाँ पर बेचने पर 16% का हानि होता है तो उल्टा गुणा किए थे, 100 बटे में 84 किए थे, वही कंसेप्ट यहाँ पर भी लगाइए। देखिए यहाँ पर तो सीपीए दिया है कि दर से इतना इतना प्रति किलो है, तो 7.2 4.4, और मैटर फंस जा रहा है बीच वाला का, तो 6.3 की दर से बेचने पर 50/3 की हानि हो रही है, अच्छा लाभ हो रहा है, तो जोड़ करके आप भागा उल्टा कर दीजिएगा, 6.3 मल्टीप्लाई बाई 100 बटे में 100 + 50 बटे में 3, यानी उल्टा। वहाँ पर हानि था तो घटा दिए थे 100 में से, यहाँ पर 100 में जोड़ देंगे और उल्टा कर देंगे तो आपका सीपी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बेचने से दिया है, एएसपी दिया है, हमें सीपी पर जाना है। अगर यहाँ पर सीपी है, यहाँ पर सीपी है, तो सब जगह सीपी होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसे घटा लो, तो 6.3 मल्टीप्लाई बाई 100 बटे में हो जाएगा 350, और 3 चला जाएगा ऊपर, तो 1 दशमलव से तो 1 0 और 1 0 से 1 0, 7 9 63, 7 5 35, 29 27 बटे में 5, 27 बटे में 5 यानी 27 दूनी के 54, 5.4, ठीक है। 5 से भागा देने का मतलब होता है 2 से गुणा करके 1 अंक के बाद दशमलव बैठाओ। तो ये तो 5.4 में से 1.4 घटेगा तो 1 बचेगा, अच्छा 4.4 घटेगा तो 1 बचेगा, और 7.2 में से 5.4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 54 6 60, यानी 60, ये कितना हो जाएगा 54 और 16 17 18, अच्छा 1.8, ठीक है। तो इसका सिर्फ रेशियो पूछ रहा है, दशमलव हटाओ यहाँ पर से, 0 बैठा दो यहाँ पर, तो 2 5 10 और 2 9 18, ऐसा कुछ ऑप्शन है 5 9, हाँ है ऑप्शन नंबर डी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और इसको आप लोग आराम से समझ लीजिएगा कि मैंने क्या किया, क्योंकि यहाँ पर जब सब जगह सीपी है तो इसको भी सीपी करना पड़ेगा, और सीपी से करने के लिए उल्टा से गुणा कर दिए,
इतना परसेंट का लाभ हो रहा है तो 100 बटे में 100 प्लस 50 बटे में 3 से हम गुणा कर दिए, यहाँ पर सीपी पे आ गए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19। किसी संख्या के वर्ग में उसी संख्या के दोगुने को जोड़ा जाता है। अच्छा, 2 गुना को जोड़े जाने पर प्राप्त मान 3 होता है। मान लो संख्या x है, ये नंबर्स आपका है x, बोल रहा है कि इसके वर्ग में x स्क्वायर में उसके दोगुना को जोड़ दिया 2x को, और जो हमें मिला वो 3 मिला, बराबर 3। तो इस संख्या के लिए संभावित उत्तर क्या हो सकता है? तो यहाँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। तो आपको पता है कि 3 को ऐसे फैक्टर में करना है कि जोड़ने घटाने पर आपको 2 आ जाना चाहिए और गुणा करने पर -3। तो आप कैसे कर सकते हो, 3 से और -1 से गुणा करोगे तो 3 में से 1 जाएगा, 2 आ जाएगा, और 3 में -1 से गुणा होगा तो -3 आ जाएगा। ठीक है, जबकि आपको लिखना है वैल्यू इसका x का, तो x का वैल्यू लिखने के लिए आपको उल्टा कर दिया जाता है साइन को, तो 3 हो जाएगा -3 और -1 हो जाएगा +1। ठीक है, ये सब आपको आना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना। तो -3 + 1, -3 + 1, ऑप्शन नंबर सी। नहीं आ रहा है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना तो आप डायरेक्ट इसे बेसिक से भी सोल्व कर सकते हो, या फिर मैं जिस मेथड से बता रहा हूँ उस मेथड से भी सोल्व कर सकते हो। नहीं जानते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं इस पर एक वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि जब एक प्राकृतिक संख्याओं को 9, 10, 12, 15 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। तो ऐसे सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? पहले तो सबसे छोटी देखो 63, यहाँ पर 63 में 9 से भागा देने पर 3 बचना चाहिए, तो ये तो कट जा रहा है पूरा। उसके बाद है 123 छोटी, तो यहाँ पर 9 से भागा देने पर डिजिटल सम लगा लो ना यार, 3 2 5 1 6 नहीं होगा। उसके बाद 153 है, 5 1 6 3 9 नहीं होगा, 8 1 9 3 12, यानी 9 3 12 3 यहाँ पर बच रहा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। या फिर बेसिक से बनाना चाहो, बेसिक से तो एलसीएम ले, किसका 9 10 12 15 का, और उसमें 3 जोड़ दो, आपका जो आंसर आएगा 183 आएगा। या फिर डिजिटल सम लगा के ऑप्शन नंबर सी मार दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया है 9 10 12 15 से विभाजित किया जाता है, तो 9 से विभाजित करने का मतलब कि डिजिटल सम उसका 3 आना चाहिए। तो 9 से हमने यहाँ पर देखा डिजिटल सम पर, वो भी बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या, तो पहले छोटी पर देखा, उसके बड़ा पर, उसके बड़ा पर, फिर सबसे बड़ा पर गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है 3, तो यहाँ पर 3 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। या फिर एलसीएम निकाल कर 3 जोड़ लो, बेसिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 बोला कि एक छात्रावास में 105 विद्यार्थी है के लिए 22 दिन के लिए इतना किलो गेहूं का भंडार है, कुछ भयंकर दे दिया है जबकि इसका कोई यूज नहीं है, और 5 दिन बाद 14 और विद्यार्थी छात्रावास में आ जाते हैं। यदि सभी विद्यार्थी एक समान भोजन करते हैं तो शेष गेहूं कितने दिन तक विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त होगा? देखिए 105 है, इनके लिए 22 दिन तक चलता। ठीक है, लेकिन 5 दिन तक ये खाया, 5 घटा लो, और बराबर में दिया है कि 14 को और आ जाता है, तो 105 में 14 जोड़ लो। अब कितना विद्यार्थी हो गया? 105 + 14। अब बोल रहा है कि शेष गेहूं कितने दिन तक चला, तो x दिन तक। ठीक है, अरे मेरे दोस्त m1 d1 बराबर होता है m2 d2, इतना भी नहीं पता है, आप फार्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 105 × 22 में से 5 गया 17 बराबर 105 + 14 119 इंटू x, 17 से 17 बार में चला जाएगा और आपको कुछ कटेगा। अच्छा, 17 से 7 ही बार में नचाएगा, 17 7 19 से, और 7 से चला जाएगा, 7 1 7 7 5 35, तो x बराबर कितना आ गया? 15 दिन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। क्वेश्चन नंबर 22 बोला है कि √1 + sin थीटा बट्टे में √1 + sin थीटा बराबर क्या होगा? अच्छा, यहाँ पर 1 - sin थीटा बट्टे में 1 + sin थीटा, परमेकरण कर दो। 1 - sin थीटा बट्टे में 1 + sin थीटा, तो परमेकरण करने के लिए ऊपर नीचे साइन चेंज करके गुणा किया जाता है, तो ये हो जाएगा 1 - sin थीटा बट्टे में हो जाएगा 1 प्लस, अच्छा 1 - sin थीटा, दोनों तरफ नीचे ऊपर दोनों में गुणा करना होता है। यहाँ पर जितना रहता है उसका साइन चेंज करके नीचे ऊपर गुणा कर दो, यहीं परमेकरण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बार हो गया, 1 - sin थीटा 1 - sin थीटा, तो 1 को बाहर निकाल लो रूट से, तो ये हो जाएगा 1 - sin थीटा, और ये हो जाएगा रूट अंडर यहाँ पर a + b और a - b, तो क्या हो जाएगा? a - b²। अरे मेरे दोस्त a + b
इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना तो पता है ना। तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा से यहाँ पर बाहर निकल जाएगा 1 कोस थीटा, तो ये हो जाएगा कोस थीटा 1 ठो, 1 बटे में कोस थीटा यानी सेक थीटा, और साइन थीटा बटे में कोस थीटा यानी कि टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपका आंसर आ गया, ठीक है। या फिर ट्रिपलेट मान के भी बना सकते हो। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 1 देखिएगा, उसमें मैंने पहले ही क्वेश्चन को करवाया है यहाँ पर ट्रिपलेट मान का। तो हर क्वेश्चन को नहीं मैं 2-3 मेथड से बता सकता, क्योंकि यहाँ पर टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है 25 क्वेश्चन करवाने में। तो कोई क्वेश्चन किस मेथड से, कोई क्वेश्चन किसी और मेथड से करा दिए, तो सबको देखोगे तो आपका मिक्स हो जाएगा और समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ जाते हैं। बोला एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र से 4 गुनी है। यहाँ पर फादर है, यहाँ पर सन है, पिता 4 गुना है अपने पुत्र से, अपने बेटा से, ठीक है। 28 वर्ष के बाद उसकी उम्र पुत्र की उम्र से दोगुनी हो जाती है। अगर 28 वर्ष बाद की बात करें तो ये दोगुना हो जाता है। और आपको पहले ही सेट में ऐसा क्वेश्चन आया था और बताए थे कि कितनाहू बरिस का हम लोग हो जाएंगे, हम और हमारा बेटवा। अरे यहाँ पर हो क्या गया, ठीक है। तो हम और हमारे बेटा के बीच डिफरेंट समान होगा, ठीक है। यहाँ पर 3 का डिफरेंट है तो यहाँ पर भी 3 का डिफरेंट होगा, तो इसमें 3 से गुणा कर दो, ठीक है। तो टोटल में चेंज कितना का हुआ, ये हो गया 4, ये हो गया 6, 2 का, और क्वेश्चन में दिया है 28 का, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 14। तो अब आपसे पूछ क्या रहा है कि पुत्र की वर्तमान उम्र, तो पुत्र की वर्तमान उम्र यही ना है 1, तो 14 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी 14 वर्ष, ठीक है। सेट 1 जाके देखो, समझाए हैं हम कि कैसे यहाँ पर डिफरेंट दोनों का बराबर होना चाहिए, पूरा एक्सप्लेन किए हैं इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 24। बोला ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 69, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान। देखिए ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला पर इस क्वेश्चन को बेस किया गया है। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और ए प्लस बी प्लस सी 13 दिया है, तो 13 का स्क्वायर 169, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तीनों का दिया है 69, तो ये प्लस में है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 69, और यहाँ पर भागा 2 है, अच्छा गुणा 2 है तो भागा हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 100 बटे में 2 यानी 50। अरे यहीं तो पूछ रहा है ए बी बी सी सी ए 50, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन बोला एक्स वाई जेड त्रिभुज है, एक्स वाई जेड त्रिभुज है। अच्छा अभी त्रिभुज बनवाना है ये। बोला एक्स वाई जेड त्रिभुज पी क्यू आर की मध्य भुजाओं के मध्य बिंदु है, ठीक है। यानी पी क्यू आर त्रिभुज है, पी क्यू आर, और इसके भुजाओं के मध्य से एक त्रिभुज बनाया गया है एक्स वाई जेड। अब बनाइए एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और बोला है कि एक्स वाई जेड का परिमाप 32 है, तो पी क्यू आर का परिमाप, ये टोटल का परिमाप, तो परिमाप अगर छोटका से बड़का में पूछेगा तो दोगुना हो जाएगा, 2 इंटू 32 यानी 64। अगर क्षेत्रफल पूछता है तो 4 गुना हो जाता, 4 गुना, ठीक है। ये सब आपको छोटे छोटे ट्रिक्स और नियम पता होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 3 लेकर और प्रैक्टिस सेट 3 का सोल्यूशन लेकर। थैंक यू वेरी मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए और पूरा आपको 2500 क्वेश्चन देखने के लिए। थैंक यू।